के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एमपी इंदौर में भी अब करियरविल ऑफलाइन शुरू हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब इंदौर में भी करियरविल ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। अब आपका सिलेक्शन कराएगा आपके आमने सामने पढ़ाकर। करियरविल के धुरंधर टीचर्स आ रहे हैं आपके शहर इंदौर में। जी हाँ, हम आपसे मिलने आ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर अपना हम इंदौर में लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इंदौर वाले बच्चों के लिए, और हम भी इन बच्चों से बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। पहला बैच 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आपने देखा कि लाखों बच्चे करियरविल ऐप पर पढ़ रहे हैं और अनेक बच्चों ने करियरविल ऐप से पढ़कर सिलेक्शन लिया। मेरे दोस्तों, अब हम इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके सामने ये एड्रेस है और फोन नंबर आ रहा है, इस फोन नंबर पर आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और मेरे बच्चे इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। सारी की सारी फैकल्टी वही करियरविल की फैकल्टी है और मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं इंदौर आपसे मिलने। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। क्या आकाश यार, क्लास वगैरह रखवा दें, बोल दे उसको एक बार, इसको भी। ठीक है, चलिए चलिए। ओके, राहुल भी क्लास में आ चुका है। ठीक है, राहुल, अक्षिता, आकांश, दीपांशु, अभिषेक कुमार, अभिषेक सीडीएस के लिए पढ़ना है। राहुल गुज्जर, हाँ बाबू, सीडीएस के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलो। जीत राणा सर के स्टूडेंट्स आ चुके हैं। विकास कुमार इनका नाम है। बहुत बढ़िया विकास, कैसे हो? फिजिक्स में प्रॉब्लम है शिवा चार को। ये चारों में तो हमारी रिश्तेदारी दिख है भाई। बाकी भाई विनोद तोमर हैं, लक्ष्मी राज हैं, नरेंद्र हैं। ये कह रहे हैं एक नरेंद्र को स्टैटिक जी से इशू है, एक को फिजिक्स से। स्टैटिक जी के कौन पढ़ा रहा है आपको? है वैभव, क्या हाल है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना परेशानी के। अगर किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है। एक बच्चा पूकी लिख रहा है क्लास में, इसका क्या मतलब होता है भाई जी? आप आगे लिख लेंगे कि नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके की हम बात करते हैं कि 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार आप नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट हम इसकी बात करते हैं। राइट, ओके। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम
इसकी हम चर्चा करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको देखने को मिलता है इसके अंदर सबसे जरूरी चीज जन्म आधारित नागरिकता। जन्म आधारित, भाई बर्थ बेस्ड है जी ये, बाय बर्थ। हाउ कैन यू गेट द सिटीजनशिप इफ इट इज बेस्ड ऑन बर्थ? अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है मैं देखता हूं। ठीक है, तो भाई बाय बर्थ हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय नागरिक होगा यदि उसकी माता और पिता दोनों अथवा कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो। स्टैटिक जी के भाई मैंने बता दिया, मैं स्टार्ट करूंगा स्टैटिक जी के, टेंशन मत लो। ठीक है, बाय बर्थ कैसे कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो शुरुआत में, अच्छा पूरे ध्यान से समझना, मैं चलो डेप्थ में बताता हूं, बहुत डीप में जाके बताता हूं, छोड़ो। जिसका जन्म पहले शुरुआत में क्या था, प्रारंभ में क्या था, ये इनिशियली कैसा था? प्रारंभ में लिखा हुआ था जिसका जन्म भारत में हुआ हो, प्रारंभ में लिखा था, प्रारंभ में था जिसका जन्म भारत में हुआ हो। Whose birth was in India? Whose birth was in India? Whose birth in India? जिसका जन्म भारत में होगा तो वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब मान के चलिए जैसे कोई विदेशी है, ठीक है, ज्योति शर्मा, रुक जाओ पहले बात को सुनो। मान के चलिए दो विदेशी हैं, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के हैं और ये भारत के अंदर आते हैं और यहां पर इनको बच्चा पैदा होता है, यहां इनको बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ तो यहां इनको जो बच्चा पैदा हुआ, राइट है ये न्यूजीलैंड के, और इनको इधर आके बच्चा पैदा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से इनको बच्चा पैदा हुआ है, क्या ये भारतीय होगा? भाई जिसका जन्म भारत में हुआ है, ये कंडीशन तो कहती है कि भारतीय होगा, क्योंकि भाई जन्म कहां हुआ है, भारत में। तो शुरुआती तौर पर कंडीशन यही थी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है राहुल, बात आई समझ में? ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया, इसमें संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन यानी इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और अमेंडमेंट कब किया गया? 1986 में, 1986 में अमेंडमेंट किया गया। 1986 में होता है संशोधन, और 1986 के संशोधन में यह कहा जाता है, 1986 के संशोधन में कहा जाता है कि जन्म भारत में हो परंतु माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। कि जन्म भारत में हो लेकिन उस समय जन्म भारत में हो, लेकिन कहा जाता है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, माता स्लैश पिता में कोई एक भारतीय, माता स्लैश पिता में कोई एक भारतीय, एक भारतीय जरूर होना चाहिए, एक भारतीय हो, माता स्लैश पिता में से एक भारतीय होना जरूरी होगा। ठीक है, हरिओम। वन मस्ट बी इंडियन, ईदर मस्ट इंडियन, ईदर मस्ट इंडियन। अब बाद में इसमें और परिवर्तन किया गया 2003 में, अगेन एक और संशोधन हुआ। अब हुआ क्या कि पाकिस्तानी लोग भारत में आके शादी कर रहे हैं। अब भारत में आके अगर कोई पाकिस्तानी शादी कर रहा है तो बच्चे को नागरिकता कहां की मिल रही है? भारत की। वो पाकिस्तान घूम रहा है फिर भारत आ जा रहा है, दिक्कत हुई। तो बाबू ये कब हुआ? 2003 में हुआ। ठीक है हरिओम बाबू, नोट करना फटाफट, ये 2003 में हुआ। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब जन्म हो, जब जन्म हुआ है, जन्म होने पर माता व पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, माता व पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, माता और पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, दोनों भारतीय हों, दोनों भारतीय हों, और आधिकारिक भारतीय होनी चाहिए, आधिकारिक।
ऑफिशियली वो इंडियन होने चाहिए, ऑफिशियली इंडियन होने चाहिए, तो ही आपको भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। नो 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 1992, वो अगले में होगा सुमित दुबे। 1992 बाबू अगले में होगा, वंश परिकल्पना के लिए यूज होता है। हरिओम बाबू क्या दिक्कत हुई आप ये बताओ, पॉलिटी से कोई इशू है आपको? सिंपल मुझे बताओ कि सर आपकी पॉलिटी से मुझे इशू है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपका रिफंड अभी करा दूंगा तुरंत ऑन कॉल। ठीक है सर, सीमा हैदर को अगर बच्चा होगा तो वो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती उसको अभी, एक समय निवास के पश्चात ही मिलेगी उसके बच्चे को भी सिटीजनशिप। क्या हुआ भावेश? ठीक है चलिए, हाँ करूंगा वो स्टैटिक। अरे तो प्रॉब्लम किससे, जब मुझसे नहीं है हरिओम तेरे पर हाथ छोड़ दूंगा, ये लिखे कर बाबू कि सर मुझे ऐसे ऐसे इशू है, तो मैं तभी तो सॉल्यूशन कर पाऊंगा। जैसे अब आपके जो सॉल्यूशन मेरे पास हैं, परेशानी उनको मैं देख चुका हूं, देख लेते हैं। यार संशोधन क्या हुआ, तुम्हें संशोधन समझ में नहीं आया क्या? शुरुआत में था कि जिसका जन्म भारत में हो वो कोई भी हो, राइट है, रही था। फिर 86 में कहा गया कि भाई जिसके माता पिता में से ईदर मस्ट इंडियन, मतलब कोई सा एक भारतीय होना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, ये इसमें कहा गया। ठीक है चलिए, जन्म आधारित हो गया, वंश आधारित देखिए, बाय डिसेंडेंट, वंश आधारित, बाय डिसेंट। वंश आधारित आप देखेंगे कि वंश आधारित जो परेशानी है वो कैसी है। ठीक है चलो, अब वंश आधारित जो परेशानी है वो कैसे आपको देखने को मिलती है? सर वंश आधारित परेशानी बहुत सिंपल है, जिसका वंश भारत का रहा हो। ठीक है, जिसका वंश भारत का रहा हो, जिसकी माता या पिता की वंशावली भारत की हो, भारत की हो, have decency of Indian parents। अब जैसे मैं हूं, मुझे भारतीय नागरिकता मिली है, आपको भारतीय नागरिकता मिली है, वो कैसे मिली है? आपको मुझे वंश के आधार पर मिली है, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, मुझे भी और आपको भी, हम दोनों को ही जो भारतीय नागरिकता मिली है वह वंश के आधार पर मिली है। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पापा का वंश है भारतीय। अब इसमें एक आपके दिमाग में आती होगी, जैसे पुराना जमाना जब चलता था, लाइक इन द एंशिएंट टाइम्स, उसमें बातें चला करती थी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक है, हे राधे कर्ण, हे देवकी नंदन, ये नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, हे जानकी नंदन, देवकी नंदन, ये नाम सुने। तो उससे पता है क्या लगता है? उससे ये लगता है, तो भाई अगर इंपोर्टेंट बातें हम देखेंगे तो उस समय जो वंश की वो गिनती है वो माता के आधार पर की जाती है। आज की डेट में पिता, जैसे मेरा सरनेम राणा है, वो मैंने पापा से अडॉप्ट करा है। ठीक है, तो पापा का सरनेम राणा है, वो उन्होंने अपने पापा से अडॉप्ट करा है। तो वो चीजें आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हैव डिसेंसी ऑफ इंडियन पेरेंट्स। तो इसमें माता के आधार पर भी क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं? इसमें एक संशोधन हुआ, संशोधन में कहा गया, अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट कब होता है? 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, और 1992 के अमेंडमेंट में कहा गया कि वंश की परिकल्पना माता व पिता दोनों के नाम से की जा सकती है। वंश की परिकल्पना या वंश की गणना माता व पिता दोनों के आधार पर की जा सकती है, पिता दोनों के आधार पर हो सकती है, के आधार पर हो सकती है। ठीक है चलो, कैन चूज एनी, कैन चूज ईदर डिसेंसी, कैन चूज ईदर डिसेंट।
अगर मैं चाहता तो अपनी मम्मी का सरनेम भी ले सकता था। ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है चलो। नोट हो गया हो तो फटाफट बताओ, आगे हम बढ़ते हैं पंजीकरण पर। सर ये अमेंडमेंट क्यों आया है? पहले ही 1955 है बाबू, इसके थ्रू 1955 के संशोधन को ही अधिनियमित किया गया है। ठीक है भावेश, आगे बढ़ो फटाफट। आप लिखेंगे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है। अभी हमने देखा पंजीकरण के आधार पर, देखते हैं पंजीकरण के आधार पर। अच्छा ये सोचेंगे कि सर माता के वंश के आधार पर नागरिकता कौन लेगा। आज की डेट में जो सानिया मिर्जा आपने देखी कि वह जो शादी करी थी सानिया मिर्जा ने, वो किससे करी थी? पाकिस्तान के क्रिकेटर से करी थी जिसका नाम था शोएब मलिक। अब उनका तलाक हो गया। अब जो सानिया मिर्जा के बच्चे हैं, अगर वो चाहे तो मिर्जा सरनेम भी ले सकते हैं जो उसकी मां का है। ठीक है, अपना सरनेम भी दे सकती है वो उनको, सानिया मिर्जा के बच्चे मिर्जा भी हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग बाय रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन के आधार पर कैसे ले सकते हैं? बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप ले सकते हैं गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन आप पंजीकरण करा सकते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन पंजीकरण कराकर, पंजीकरण कराकर, ठीक है, बाय रजिस्टरिंग अंडर होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय की कुछ प्रणालियां होती हैं, उसके अधीन आप पंजीकरण करा सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन अंडर होम मिनिस्ट्री, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो अभी वर्तमान में अमित शाह के पास है। अगर देखो बात है कि सर कब करा सकते हैं, सर्टेन टाइम है, अलग अलग है। ठीक है, पंजीकरण कब हो सकता है? पंजीकरण कब हो सकता है? पंजीकरण कब हो सकता है? कंडीशन इसकी क्या है? पंजीकरण कब हो सकता है? कंडीशन इसकी क्या है? कंडीशन बहुत साफ है भाई, कंडीशन इसकी बहुत साफ है। या तो भाई यह 10 या अलग अलग समय आप लिख लीजिए, निश्चित अवधि तक निवास, निश्चित अवधि। किताब में तो आपकी में 7 लिखा हुआ है, एक फिक्स टेन्योर है, फिक्स टेन्योर जो अलग अलग हो सकता है लोगों के लिए। आपकी किताब वगैरह कोई भी किताब हो आपके पास, या तो 6 लिखा होगा या 7 ईयर्स। किताबें कहती है कि 7 वर्ष की अवधि के बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है जी, हां याद रखना। ओके, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर MOHA। अब जो गृह मंत्रालय के अंदर पंजीकरण करेंगे, कई बार पूछा जाता है कि आपकी नागरिकता को प्रारंभिक तौर पर कौन स्वीकारेगा। तो आपकी नागरिकता को प्रारंभिक तौर पर कौन स्वीकारेगा? तो भाई शिखा, इसमें आपको याद रखना है कि स्वीकारने का काम है किसका? DM का। ठीक है, प्रारंभिक तौर पर इसको कौन स्वीकारता है? प्रारंभिक तौर पर, प्रारंभिक तौर पर DM द्वारा इसमें निर्देश दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो एरिया का DM है वो देखेगा। ठीक है जी, हां याद रखना। तो इनिशियल फेज जो होगा वो DM के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इनिशियल इंस्ट्रक्शंस बाय DM, इंस्ट्रक्शन बाय DM। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंटर है पंजीकरण हो गया देशीयकरण के मामले में। देशीयकरण को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देशीयकरण का मामला, न्यूट्रलाइजेशन। भारत में आप 12 वर्ष निवास करें। ठीक है, भारत में आप 12 वर्ष निवास करें, 12 ईयर रेजिडेंस इन इंडिया, 12 ईयर रेजिडेंस इन इंडिया, 12 ईयर रेजिडेंस इन इंडिया, रेजिडेंस इन इंडिया।
न्यूनतम अवधि 10 वर्ष भी हो सकती है, न्यूनतम अवधि मिनिमम जो हो सकती है वो 10 भी हो सकती है। ठीक है चंदन पंडित, याद रखना 12 ईयर रेजिडेंस इन इंडिया आपका होना चाहिए। भारत में 12 वर्ष निवास, 12 वर्ष निवास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको संविधान में इंटरेस्ट है, ठीक है चलिए, अगर आपको संविधान में आप भक्ति है आपकी, संविधान में इंटरेस्ट है, रुचि है, या भारतीय संविधान को आप मानते हैं, ठीक है याद रखना, बिलीफ है, भारतीय संविधान में विश्वास है आपका, भारतीय संविधान में विश्वास है आपका, विश्वास है आपका, विश्वास है। तो विश्वास यानी बिलीफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिलीफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है चलिए याद रखना। तो अगर बिलीव कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी याद रखना, भारतीय संविधान में विश्वास आपका है। और अगर आप 22 भाषा में से एक भी भाषा बोल सकते हैं, 22 भाषा में से एक भाषा आपको आती है, आपको आए नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज, और आप सच्चरित्र के व्यक्ति हो, नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज आपको होनी चाहिए, लिखनी और पढ़नी आपको आती हो 22 में से कोई एक भाषा। जो 22 हमारी भाषाएं लिखी हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है याद रखना। और इसके अलावा आप सदचरित्र के व्यक्ति हो, सदचरित्र व्यक्ति हो, आप सच्चरित्र के व्यक्ति हो, क्लीन इमेज पर्सनैलिटी आपकी हो, क्लीन इमेज होनी चाहिए आपकी, क्लीन इमेज आपकी होनी चाहिए। और यहां पर एक चीज क्रिएट होती है, अगर आपकी क्लीन इमेज है तो यहां पर एक चीज क्रिएट होती है, ठीक है चलो। जैसे आप कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक अफेयर जिसमें खेल वगैरह भी आ जाता है, तो यानी कि आप आर्ट या आप लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो यह चीज आपके लिए हो जाएगी। आपको भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, कहीं रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, भारतीयता आपको मिल जाएगी। भारतीय नागरिकता को मर्ज अप करके लिखेंगे तो वो भारतीयता कहलाएगी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिटीजनशिप। आपको खुद ही भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आगे आप लिखेंगे अर्जित भूभाग, अर्जित भूभाग, एक्वायर्ड लैंड पार्ट, एक्वायर्ड लैंड पार्ट, एक्वायर्ड लैंड पार्ट की हम बात करते हैं, एक्वायर्ड लैंड पार्ट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि भाई इसमें एक्वायर्ड लैंड पार्ट की बात की जा रही है, एक्वायर्ड लैंड पार्ट के बारे में आप बताइए, पूछ लीजिए सर, बता देते हैं एक्वायर्ड लैंड पार्ट के बारे में। तो एक्वायर्ड लैंड पार्ट के बारे में आप क्लियर तरीके से मुझे बताएंगे, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझिए कि भाई अगर भारत यदि किसी क्षेत्र पर कब्जा कर ले, कब्जा कर ले, भारत यदि किसी क्षेत्र पर कब्जा कर ले, ठीक है जी हां, कब्जा कर ले, तब वहां के नागरिक भारतीय नागरिक होंगे, तब वहां के नागरिक भारतीय नागरिक होंगे। जैसे सिक्किम में हुआ था, भारतीय होंगे, कहलाएंगे। ठीक है चलिए,
कमेंटों में काफी सारे बच्चे मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं कर पाएंगे बाबू आप ये काम। हरिओम, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितना भी मैं अपनी तरफ से असिस्टेंस दे पाऊं वो दे पाऊं। तो मुझे एग्जैक्टली आपके इशू समझ में अभी नहीं आ पाया है कि आपको मेन इशू का है। आप कह रहे हो कि मुझे बहुत सारे इशू हैं, बट आप मेन इशू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, दीक्षा आप बताइए आपको क्या परेशानी है, ठीक है, बताइए। इसको जैसे ही आप नोट कर लें फिर हम लिखेंगे कि आपकी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, उसके प्रावधान क्या है। एलिमिनेशन ऑफ सिटीजनशिप प्रोविजंस, एलिमिनेशन ऑफ सिटीजनशिप प्रोविजंस। फटाफट बताइए सर। इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद बच्चे का सरनेम ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, मैं ऐप का इशू है आपका, ठीक है, आई ट्राई टू कनेक्ट विद टीम। रोड को पक्का करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएम को लेटर लिख सकते हैं आप, मेक अ लेटर टू डीएम, जिसमें आप अपने यहाँ के एसपी सिटी को टैग कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान, नागरिकता समाप्ति के प्रावधान। सब पुलिस एक्ट 1861 के बारे में कुछ बताओ भैया। ये है आपका यूपीएसआई का टॉपिक है आपका, यहाँ पे किस बारे में जिक्र कर रहे हैं आप? लिखिए, नागरिकता समाप्ति प्रावधान, नागरिकता समाप्ति के प्रावधान, ठीक है, प्रावधान। प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अबॉलिशमेंट, सिटीजनशिप अबॉलिशमेंट, अबॉलिशमेंट, सिटीजनशिप अबॉलिशमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट हम बात करते हैं सिटीजनशिप अबॉलिशमेंट के बारे में। सबसे पहले आप स्वतः नागरिकता त्याग सकते हैं, स्वतः रिनाउंस। आपको अपनी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, वंचित। वंचित यानी आपको डिप्राइव किया जा सकता है, डिप्राइव। और यहां पर एक और चीज आप लिख लेंगे, डिप्राइव किया जा सकता है, या तीसरी चीज आप इसमें लिखेंगे, रद्द किया जा सकता है आपकी नागरिकता को। रद्द यानी टर्मिनेट। दैट कम्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए यहां पर स्वतः यानी रिनाउंस आप कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा जानेंगे, स्वतः कैसे कर सकते हैं। यदि आप 18 वर्ष प्लस है, 18 प्लस हैं, तब स्वतः, तब अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग सकते हैं, अपनी इच्छा से नागरिकता त्यागेंगे, नागरिकता त्याग कर सकते हैं, ठीक है। अडल्ट कैन, इसको लिख सकते हैं, अडल्ट कैन रिनाउंस, अडल्ट कैन रिनाउंस, कैन रिनाउंस
इफ यू आर अडल्ट, इफ यू आर अडल्ट, अगर आप अडल्ट हैं तो आप उसकी नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिप्राइव आप कैसे कर सकते हैं, डिप्राइव आप कैसे कर सकते हैं वो समझिए। डिप्राइव आप कैसे कर सकते हैं वो समझो। डिप्राइव करने का तरीका बहुत सरल है कि भैया आप दुश्मन देश की सहायता कर देंगे तो आप डिप्राइव हो जाएंगे। युद्ध की स्थिति में दुश्मन की सहायता, युद्ध की स्थिति में दुश्मन की सहायता, दुश्मन की सहायता, आपको वंचित कर दिया जाएगा। हेल्पिंग एनिमी, एनिमी, या फिर संविधान से भरोसा उठने पर, संविधान से भरोसा उठने पर, भरोसा उठने पर, उठने पर, संविधान से भरोसा उठने पर। तीसरा पॉइंट कि भाई अगर आप संविधान से भरोसा उठने पर, और इसके अंदर ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। डिसबिलीफ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का डिसबिलीफ होने पर, डिसबिलीफ होने पर। रद्द कब की जाएगी? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। लेने पर, ठीक है। यदि आप महिला हैं, आप महिला हैं, विदेश में विवाह कर लें, महिला हैं विदेश में विवाह करें, विदेश में विवाह करके वहीं रहना प्रारंभ कर दें, वहीं रहें, विदेश में विवाह करके वहीं रहें, तो यह चीज पॉसिबल है कि अगर आप वुमेन हैं, विदेश में विवाह करके वहीं रहें तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7 वर्ष में लगातार, 7 वर्ष में लगातार 5 वर्ष देश से बाहर, तो भी नागरिकता चली जाएगी। और पागल या दिवालिया होने पर, अगर ये पागल या दिवालिया हो जाए, आप पागल या दिवालिया होने पर, पागल या दिवालिया होने पर, इंसीन और इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट होने पर, और बीइंग इंसीन और इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलो कृपया करके इसको नोट करो। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, फटाफट नोट करिए। आगे आप हेडिंग डालेंगे इंपोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सिटीजनशिप। देखेंगे एनआरआई क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं, और पीआईओ क्या होते हैं। इनको फटाफट देखते हैं। लिख लिया बाबू? लिखता भाई। सर जो हमारे देश में पागल हैं उन्हें ना,
हाँ भाई, नागरिकता नहीं है। रद्द और वंचित में क्या फर्क है? रद्द शीघ्र, अति शीघ्रतम हो जाती हैं, वंचित वापस भी मिल सकती हैं। दिवालिया मतलब जो अपना कर्जा ना चुका पाए। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कुछ प्रमुख तथ्य अथवा कथन। कुछ प्रमुख तथ्य अथवा कथन। कुछ प्रमुख तथ्य अथवा कथन। प्रमुख शब्दावली। इंपोर्टेंट वोकैब, वोकैब तो नहीं बोल सकते, ठीक है। इंपोर्टेंट टर्म्स। इंपोर्टेंट टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट टर्म्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फटाफट से बात करते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स की। एनआरआई कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं और पीआईओ कौन होते हैं? एनआरआई, ओसीआई। ऐसा करो, ओसीआई को आप थर्ड अप पे लिखेंगे और पीआईओ लिखेंगे। चलिए बात करते हैं इस पर। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फटाफट बताइए यहां तक कोई इशू हो तो। सर फौजी, कौन फौजी? आपकी शादी हो गई? नहीं भाई, मैं अविवाहित हूं। ठीक है, चलो। एनआरआई की बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको लिखेंगे कैसे? अपन लिख सकते हैं इसको प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय। इसको लिख सकते हैं भारतीय मूल, भारतीय मूल। और इसको लिख सकते हैं विदेशी भारतीय। आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनआरआई के लिए। एनआरआई की बात हम करते हैं। एनआरआई, एनआरआई की मैं बात करता हूं। वे लोग जो 182 से अधिक दिन देश के बाहर रहते हैं। वे लोग जो 182 प्लस डेज देश के बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, एक 182 उससे अधिक दिन देश के बाहर रहते हैं। पर्सन्स स्टे अब्रॉड 182 प्लस डेज, प्लस डेज, वो कहलाते हैं एनआरआई। ठीक है, लेकिन उनके पास नागरिकता किधर की होती है? भारत की नागरिकता होती है। निवास उनका विदेश में होता है। नागरिकता कहां की होती है उनके पास? सिटीजनशिप कहां की होती है? भारत की। परंतु उनका निवास जो होता है, निवास उनका कहां का होता है? निवास, निवास के बारे में याद रखना। निवास कहां का होता है? भारत का। निवास कहां का होता है? भारत का। ठीक है, चलो। नागरिकता भारत की होती है, निवास भी भारत का होता है।
याद रखिएगा। नागरिकता भारत की, निवास भारत का, इसके बाद अन्य चीज लिख लीजिए। इसके बाद अब बाकी लिख लीजिए। क्या सर बाकी क्या लिख लें? बाकी आप देखिए कि भाई ये क्या यहां पर जमीन निवास विदेश का, सॉरी, निवास विदेश का। ठीक है, चलो अगर हम बात करें जो एनआरआई आपका टर्म देखने को मिलता है, इसके लिए एनआरआई डे भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे भी मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी एक एनआरआई थे और वह भारत में आए थे। एनआरआई डे किस तरीके से मनाया जाता है कि गांधी जी जो थे, गांधी जी जो आपको देखने को मिलते हैं वो भारत में आए थे। गांधी जी जो आए थे भारत में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा कब आए थे वो? 1915 में भारत में आए थे। 1915 में भारत में आए थे। ठीक है, याद रखना। 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, कोई इशू है? नहीं सर, बढ़िया, कोई इशू नहीं है सर, बढ़िया, हम समझ पाए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई इशू होगा। क्या जमीन खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कर सकते हैं। क्या ये वोट डाल सकते हैं? क्या ये वोट डाल सकते हैं? तो बिल्कुल वोट भी डाल सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलो भारतीय मूल की अभी अपन बात करते हैं। भारतीय मूल की, भारतीय मूल किस प्रकार से है? जैसे विराट कोहली है, आज की डेट में लंदन में रह रहे हैं वो। विराट कोहली इज लिविंग इन लंदन, दैट इज अ पॉइंट। भारतीय मूल के कौन होते हैं? भारतीय मूल के जो जिनका वंश भारतीय हो, वंश भारतीय हो, भारतीय हो। ठीक है, जिनका जो डिसेंट है वो इंडियन हो, हैविंग इंडियन डिसेंट, इंडियन डिसेंट, इंडियन डिसेंट इनके पास इनका होना चाहिए। बड़ी बात होती है जो पीआईओज होते हैं, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है उनकी हम बात करते हैं। क्या एनआरआई चुनाव लड़ सकते हैं? भाई एनआरआई चुनाव लड़ सकते हैं इंडिया में आके। उन्हें एक स्थायी निवास देना पड़ेगा। जब वो भारत में स्थायी निवास आकर देंगे उसके बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे, सीधे विदेश में बैठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। अब मैंने बताया यहां पर जो लोग होते हैं इनका वंश केवल भारतीय होता है, इनके पास नागरिकता नहीं होती, यहां की नागरिकता विदेश की होती है। इनका जो निवास होता है वो भी विदेश में रहता है, पर इनका जो वंश है वो भारतीय है। इनका जो वंश है वो भारतीय है। क्या वोट कर सकते हैं? वोट नहीं कर सकते। क्या जमीन खरीद सकते हैं? केवल कॉमर्शियल। लैंड बाई कर सकते हैं? ओनली कॉमर्शियल। ठीक है, ठीक है, ओनली कॉमर्शियल, इसमें एक्सेप्शन है, ओनली कॉमर्शियल ले सकते हैं। व्यापार उद्देश्य से ले सकते हैं जमीन, व्यापारिक जमीन ले सकते हैं। इनका एक पीआईओ कार्ड बनता है जिसकी वजह से इनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया एंट्री के लिए इनको वीजा नहीं चाहिए। इंडिया में अगर ये एंट्री लेना चाहते हैं, इंडिया में एंट्री लेना चाहते हैं, वो वीजा फ्री हो जाती है। इंडिया में एंट्री इनकी वीजा फ्री हो जाती है। इनका एक पीआईओ कार्ड भी बनता है, एक पीआईओ कार्ड भी इनका बनता है। एक क्या बनता है बाबू? पीआईओ कार्ड भी इनका बनता है। याद रखना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। देखो ओवरसीज सिटीजन क्या होते हैं? विदेशी भारतीय कौन होते हैं? जो कभी भारतीय रहे हों, जो कभी भारतीय रहे हों, जो कभी भारतीय रहे हों। वंस इंडियन, वंस इंडियन, वंस इंडियन, जो कभी भारतीय रहे। ठीक है, याद रखिए, कभी ना कभी भारतीय रहे होंगे, बात है। क्लियर बात है? ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें, ये होते क्या है बेसिकली, विदेशी भारतीयों के बारे में एक बात बताइए कि सर जो कभी ना कभी भारतीय रहे हो, इसके अलावा अब वर्तमान में भारतीय नहीं है, अब वर्तमान में भारतीय नहीं है। मैंने बताया नागरिकता विदेशी, सेम ही कंडीशन होगी बाबू, नागरिकता विदेशी होनी चाहिए, निवास विदेश में होना चाहिए, वोट नहीं कर सकते, लैंड बाई नहीं कर सकते, केवल कॉमर्शियल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इनका भी ओसीआई कार्ड होता है? वैसे भी ओसीआई 2005 में बने, 2005 का प्रावधान है ये। तो ये जो प्रोविजन है वो लक्ष्मीमल कमेटी ने बनाया था, लक्ष्मीमल कमेटी ने बनाया था। 2005 का प्रावधान है, उससे पहले ओसीआई हुआ ही नहीं करते थे। ओसीआई कब बने हैं? 2005 में। ठीक है, गांधी जी के पास कितने देश की नागरिकता थी? केवल भारत की। सर जो फॉरेन जॉब करने जाते हैं एनआरआई होते हैं। अब यहीं पे याद रख लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, कि भाई पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया। पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड अलग अलग नहीं होते, आज की डेट में वो एक ही होते हैं। पीआईओ प्लस ओसीआई कार्ड एक ही होते हैं, ओसीआई कार्ड अब एक ही होते हैं, पीआईओ प्लस ओसीआई कार्ड अब एक ही होते हैं। और ये 2015 के सीएए में किया गया था। सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम में ऐसा किया गया। ठीक है, चलो इनको मर्ज कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। कोई भी समस्या होती है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत बात इसमें भी करेंगे। इसके क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर जीत राणा जीएस पे लगा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन वहां पे करा रहा हूं। एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भी चल रहा है। शाम के टाइम सीजीएल की सीरीज चलती है जो एसएससी के सभी एग्जाम्स में कारगर है। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।